अब भाषा शिक्षण में आप लोगों को सबसे पहले हम बताए थे कि लैंग्वेज टीचिंग आपसे 15 नंबर का सवाल पूछता है। जो लैंग्वेज 1 के रूप में हिंदी शिक्षण आप लोग लीजिएगा ना, तो उसमें 30 नंबर का सवाल आपसे हिंदी से पूछा जाएगा। तो हिंदी में 15 नंबर का जो सेक्शन होगा वो भाषा शिक्षण से रिलेटेड होगा, और जो बाकी 15 नंबर होगा उसमें गद्य पद से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। टोटल मिलाकर कितना नंबर हो जाएगा? 30 नंबर। 30 नंबर में अगर आपको 25 नंबर से ऊपर लेकर आना है, हर विषय में टारगेट रखिएगा 25 प्लस का, तभी पास कर पाइएगा, है ना। तो अगर 25 प्लस मार्क्स अगर आपको लेकर आना है तो उस विषय के पेडागोजी पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ये हिंदी जो 30 नंबर का पूछता है, तो हिंदी से संबंधित लैंग्वेज टीचिंग को हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसमें 1-2 टॉपिक पर हम लोग बातचीत करेंगे, चूँकि डेमो क्लास अभी चल रहा है तो पूरा टॉपिक पर तो अभी बात हम नहीं करेंगे, लेकिन हर विषय का 1-2 टॉपिक हम आप लोग को पढ़ा देते हैं कि पहले चीज़ें समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो चलिए भाषा शिक्षण में हम लोग बातचीत करते हैं, लैंग्वेज टीचिंग में हम लोग बातचीत करते हैं कि भाई ये भाषा शिक्षण होता क्या। तो भाषा शिक्षण में सबसे पहले हमारे पास में बात आती है कि सर आखिर हम भाषा किसे कहते हैं। व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। हम लैंग्वेज को, हम भाषा को कैसे परिभाषित करें, भाषा से हम क्या समझते हैं, भाषा के बारे में हमको किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना होगा, इन सारे मुद्दा पर हमको बातचीत करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं भाषा से कि आखिर भाषा हम कहते किसे, है ना। तो देखिए आप लोग बहुत शुरू से यह बात पढ़ते आ रहे होंगे कि मन के विचार को व्यक्त करने का माध्यम क्या है? भाषा है। और आप लोग शुरू में व्याकरण में भी ये चीज़ें पढ़े होंगे कि भाषा के द्वारा हम अपने भाव और भावनाओं को एक दूसरे के सामने में व्यक्त करते हैं या फिर अभिव्यक्त करते हैं। अपने मन के भाव को रिप्रेजेंट करने का एक मीडियम होता है लैंग्वेज, एक भाषा माध्यम होता है। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, अब आपका जो ओहदा है वो स्टैंडर्ड हो चुका है, तो आपको परिभाषा भी स्टैंडर्डाइज तरीके से याद करना होगा, और याद नहीं करना, सीखना होगा, है ना। तो चलिए भाषा के बारे में इतना तो आप पहले से जानते हैं कि हाँ, मन के विचार को व्यक्त करने का माध्यम भाषा, या फिर आप इतना जानते हैं कि अपने मन में जो विचार है उसको रिप्रेजेंट यानी भाव को अभिव्यक्त या व्यक्त करने का माध्यम क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम परिभाषा को स्टैंडर्डाइज करेंगे, थोड़ा सा बदलेंगे, ठीक है ना। अगर आपसे अभी के डेट में पूछा जाएगा कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा से आप क्या समझते हैं, तो आप ऐसे जवाब दे सकते हैं कि भाषा संप्रेषण का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव और भावनाओं को एक दूसरे के सामने में व्यक्त या अभिव्यक्त करते हैं। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है बोलना। बात समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका भाषा का परिभाषा। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा किसे कहते हैं, तो कहिएगा भाषा संप्रेषण का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव और भावनाओं को व्यक्त या अभिव्यक्त करते हैं। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड परिभाषा हुआ। दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मन के विचार को व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है ना। तो अब हमारे पास में एक नया वर्ड इसमें आ रहा है जिसका नाम हम लोग दे रहे हैं क्या? संप्रेषण। जिसका हम लोग नाम दे रहे हैं क्या? संप्रेषण, जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन। संप्रेषण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन, है ना। और कम्युनिकेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कम्युनिकेशन का शाब्दिक अर्थ होता है आदान प्रदान करना। आदान प्रदान करना। एक नया वर्ड हमारे पास में क्या आया? संप्रेषण। हम लोग एक एक वर्ड पर बातचीत करते चलेंगे, क्योंकि वर्ड की समझदारी आपके पास में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि वर्ड की समझदारी अगर आपको नहीं होगा ना तो क्वेश्चन को डील नहीं कर पाइएगा आप, ठीक है ना। तो संप्रेषण मीन्स कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आदान प्रदान करना। यानी कि हम अपने किसी भाव को किसी दूसरे के सामने में प्रदान कर रहे हैं, वह अपने विचार को हमारे सामने में प्रदान
कर रहा है, मतलब हमारे और उस आदमी के बीच में हो रहा है संप्रेषण, हमारे और उसके बीच में हो रहा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का शाब्दिक अर्थ ही यही होता है कि जैसे मान लो एक राम नाम का व्यक्ति है और एक श्याम नाम का व्यक्ति है, तो राम ने अपने विचार को श्याम के सामने प्रकट किया, श्याम ने अपने विचार को राम के सामने प्रकट किया, मतलब राम और श्याम में चल रहा है क्या भाई, संप्रेषण। राम और श्याम के बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन। लेकिन सवाल ये है सर, ये कम्युनिकेशन कैसे संभव हो पाया है, ये राम और श्याम के बीच में वार्ता कैसे पॉसिबल हुआ है। वार्ता पॉसिबल होने के पीछे कारण कौन सा है, भाषा। अर्थात अगर हमारे पास भाषा नहीं रहता तो क्या हम संप्रेषण की क्रिया को कर पाते, नहीं कर पाते। क्यों भाई, क्योंकि हम अपने विचार को व्यक्त ही नहीं कर पाते। जब विचार को व्यक्त कर रहे हैं, वह आदमी हमारे विचार को सुन रहा है, सुनकर फिर वह फीडबैक देकर अपने विचार को दे रहा है, तो हमारे और श्याम के बीच में क्या चल रहा है, संप्रेषण चल रहा है। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो रहा है, ये संभव कैसे हो रहा है, ये संभव हो रहा है केवल और केवल एक माध्यम से, जिसका नाम है भाषा। अगर हमारे पास भाषा नहीं होता तो हम संप्रेषण भी नहीं कर पाते। तो पहला पॉइंट तो भाई आपको यही याद रखना होगा, क्या, तो पहला याद रखना हो कि भाषा जो है वो किसका माध्यम है, तो भाषा संप्रेषण का माध्यम है। यानी कि अगर हमारे पास भाषा नहीं रहेगा तो हम संप्रेषण की क्रिया को नहीं कर पाएंगे। भाषा है हमारे पास तभी हम संप्रेषण की क्रिया को कर पाते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं, मतलब केवल मैं आपको इतना समझाना चाह रहा था कि क्या अगर आपके पास भाषा नहीं रहेगा तो क्या आप संप्रेषण की क्रिया को कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर आपके पास में भाषा है तभी संप्रेषण की क्रिया संभव है, अगर आपके पास भाषा नहीं है तो संप्रेषण की क्रिया संभव नहीं, ठीक है बात। अब थोड़ा सा डिटेल में समझने का हम लोग प्रयास करते हैं कि आखिर ये संप्रेषण होता क्या है, संप्रेषण संभव कहाँ होता है। तो संप्रेषण को हमने कहा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब हो गया आदान प्रदान करना। मान लीजिए कि एक व्यक्ति यहाँ पर है और दूसरा व्यक्ति यहाँ पर है, मान लीजिए ये है एक व्यक्ति और ये है क्या बताइएगा, दूसरा व्यक्ति, और एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, ठीक है ना। ये पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। अब यह व्यक्ति अपने मुंह से कुछ बोलता है और जब ये बोलेगा तो दूसरा व्यक्ति के कानों तक इसका ध्वनि पहुंचेगा किसी न किसी माध्यम से। मतलब ये कि आपने फिजिक्स में क्लास 9th में जरूर पढ़ा होगा ध्वनि चैप्टर में कि ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। साउंड तभी चल सकता है जब उसको एक मीडियम मिलेगा। निर्वात में साउंड को आप सुन सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो मान लीजिए पहला व्यक्ति कुछ बोला और इसके बोलने के बाद में दूसरा व्यक्ति कुछ सुना, और ये सुना कैसे, तो किसी न किसी माध्यम से। क्यों भाई, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। तो पहला व्यक्ति बोलता है, दूसरा व्यक्ति उसके विचार को सुनता है, और सुनने के बाद में जब यह पहला व्यक्ति जो कुछ बोला था उस विचार के प्रति इसके मन में कुछ फीडबैक आता है। अब फीडबैक को हम लोग क्या बोलेंगे, तो फीडबैक को बोलते हैं हिंदी में पृष्ठपोषण। क्या बोलते हैं बाबू, पृष्ठपोषण। अब यह व्यक्ति इस विचार के प्रति क्या करेगा, अपना फीडबैक देगा। लेकिन यह फीडबैक कोई जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति बोलकर ही दे, वह व्यक्ति लिखकर भी फीडबैक दे सकता है, वह व्यक्ति इशारे में भी फीडबैक दे सकता है, वह व्यक्ति बोलकर भी फीडबैक दे सकता है। तो फीडबैक देने का तरीका होता है कितना प्रकार का, 3 प्रकार का, ठीक है ना। पहला जो फीडबैक का प्रकार होता है उसको हम लोग बोलते हैं मौखिक पृष्ठपोषण। क्या बोलते हैं, मौखिक पृष्ठपोषण। देखिए समझते चलिएगा, समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में दूसरा जो फीडबैक का प्रकार है वो हो सकता है हमारा कौन सा, लिखित पृष्ठपोषण। और तीसरा जो हो सकता है वो हो सकता है हमारा सांकेतिक पृष्ठपोषण। इज इट क्लियर। तो देखिए ये पृष्ठपोषण का प्रकार कितना प्रकार का है, 3 प्रकार का। इन 3 प्रकार में से किसी भी एक प्रकार से अगर सामने वाला व्यक्ति
इस व्यक्ति को अगर पृष्ठपोषण दिया है तो हम समझेंगे कि वहाँ पर संप्रेषण की क्रिया संभव हुआ है। और जहाँ पर इन तीनों में से किसी भी एक प्रकार से अगर दूसरा व्यक्ति पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक अगर नहीं दे रहा है तो हम समझेंगे कि भाई संप्रेषण की क्रिया यहाँ संभव नहीं हुआ। अर्थात फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए यह व्यक्ति कुछ बोला और ये बोला तो इसका बोली जो है, इसका ध्वनि जो है इसके कानों तक किसी न किसी माध्यम से पहुँचा। जब माध्यम से पहुँचा तो ये व्यक्ति सोचा, अरे भाई क्या बोला, अब क्या बोला, उसके प्रति फिर इसके मन में आ रहा है बहुत सारा विचार, और वो विचार जब आ रहा है तब यह भी चाह रहा है कुछ बोलना। अब यह जब कुछ चाह रहा है बोलना तो जब ये रिप्लाई करेगा ना तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पृष्ठपोषण, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फीडबैक। और ये फीडबैक होते हैं कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। या तो वो व्यक्ति मौखिक पृष्ठपोषण दे सकता है, या तो व्यक्ति लिखित पृष्ठपोषण दे सकता है, या फिर वह सांकेतिक पृष्ठपोषण भी दे सकता है। और इन तीनों में से किसी भी एक प्रकार से अगर सामने वाला व्यक्ति को पृष्ठपोषण मिला है तो हम समझेंगे कि वहाँ पर संप्रेषण की क्रिया संभव हुआ है। अगर इन तीनों प्रकार में से किसी भी एक प्रकार से अगर व्यक्ति को पृष्ठपोषण नहीं मिला है तो हम समझेंगे कि वहाँ पर संप्रेषण की क्रिया संभव नहीं हुआ। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। कल इसके पिछले वाले क्लास में हमने एक चीज़ पर चर्चा किया था कि तथ्यात्मक प्रश्न कैसे होते हैं और अवधारणात्मक प्रश्न कैसे होते हैं। तथ्यात्मक प्रश्न जो होता है जिसको आप एक लाइन में याद कर सकते हो, अवधारणात्मक प्रश्नों को आप एक लाइन में नहीं बल्कि पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार की राजधानी पटना है ना जी। क्लास में हम आए, हम आपको वो चीज़ें पढ़ाए थे, हमने आपसे सवाल किया बिहार की राजधानी पटना है ना जी। तो इसमें देखिए 3 बच्चा हमारे पास था। मान लीजिए कि 3 बच्चा हमारे पास में था तो बिहार की राजधानी पटना है ना जी। अब जैसे मान लीजिए इनसे हमने सवाल किया और सवाल जो है वो हमारा सामूहिक था, मतलब किसी एक को इंगित करते हुए हमने वो सवाल नहीं किया। सवाल हमारा सामूहिक था कि बिहार की राजधानी पटना है ना जी। आपका क्या नाम है? वाहिद। तो वाहिद ने क्या कहा? तो वाहिद ने कहा यस सर, है ना। हमने ये सवाल किया बिहार की राजधानी पटना है ना जी, तो वाहिद ने क्या कहा? यस सर, है ना। और दूसरा आपका क्या नाम है? नीलम। तो नीलम का कहना था यस सर नहीं, नीलम ने एक पेज पर ऐसे लिखा यस और उसके बाद में सर, और नीलम ने बोला नहीं, नीलम ने लिख करके ये हमको दिखाया, है ना। और तीसरा एक व्यक्ति हमारे पास जो मौजूद था, आपका क्या नाम है? सोनाली। तो सोनाली जो है ना ही बोली और ना ही लिख कर दिखाई, सोनाली ने केवल अपने मुंडी को हिलाई। यानी कि सोनाली भी पृष्ठपोषण दी है, लेकिन सोनाली कैसा पृष्ठपोषण दी है? सांकेतिक पृष्ठपोषण दी है। वाहिद ने कैसा पृष्ठपोषण दिया? हाँ, मौखिक पृष्ठपोषण दिया। और नीलम ने कैसा पृष्ठपोषण दिया? तो ये दी लिखित पृष्ठपोषण। लेकिन भैया सवाल ये है कि वाहिद, नीलम और सोनाली पृष्ठपोषण तो तीनों ने दिया है, लेकिन तीनों का पृष्ठपोषण का टाइप अलग अलग था। एक ने मौखिक पृष्ठपोषण दिया, एक ने लिखित पृष्ठपोषण दिया और एक ने सांकेतिक पृष्ठपोषण दिया। लेकिन भैया सवाल का जवाब तो तीनों ने दिया ना। अब सवाल का जवाब जब तीनों दे दिया यानी कि पृष्ठपोषण तीनों ने दिया, तो हमारे और वाहिद के बीच में भी कम्युनिकेशन हुआ, हमारे और नीलम के बीच में भी कम्युनिकेशन हुआ, हमारे और सोनाली के बीच में भी क्या हुआ? कम्युनिकेशन संभव हुआ, है ना। लेकिन एक बच्चा जो पीछे बैठा हुआ था बेंच पर, इन सारे क्रिया प्रक्रिया जब हो जाने के बाद में वो कह रहा है सर क्या बोले हैं? बात समझ में आ रहा ना? सर जी क्या बोल रहे थे? इसका मतलब ये हो गया कि हमारे और उसके बीच में संप्रेषण संभव नहीं हुआ क्योंकि उसने फीडबैक नहीं दिया। बात समझ में आ रहा? लेकिन सवाल ये है सर कि हमारे और वाहिद, सोनाली और नीलम के बीच में जो कम्युनिकेशन संभव हुआ है ये कैसे हुआ है? भाषा के द्वारा हुआ।
अगर हमारे पास भाषा नहीं रहता तो फिर ये वाहिद कैसे बोलता यस सर। अगर हमारे पास भाषा नहीं रहता तो फिर नीलम कैसे लिखती यस सर। अगर हमारे पास भाषा नहीं रहता तो फिर सोनाली कैसे बोलती नहीं, अपने मुंडी को कैसे हिलाती, सांकेतिक भाषा का चयन कैसे करती जो कि वह की है। इसका मतलब ये हो गया कि आप जो है भाषा में 3 प्रकार को पढ़े होंगे, एक होता है मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा और एक सांकेतिक भाषा। और देख लीजिए इन तीनों भाषाओं का प्रयोग इन लोगों ने किया, इन तीनों भाषाओं के प्रकार का प्रयोग इन लोगों ने किया। यानी कि कट टू कट क्लियर हो रहा है कि भाई भाषा अगर रहेगा तभी संप्रेषण होगा, और संप्रेषण तभी संभव है जब सामने वाला व्यक्ति के द्वारा फीडबैक आ रहा है। और ये फीडबैक 3 प्रकार का होता है, तीनों में से किसी भी एक प्रकार से अगर फीडबैक आ रहा है तो हम समझेंगे कि संप्रेषण की क्रिया पॉसिबल हुआ है। अगर तीनों में से किसी भी एक प्रकार से फीडबैक नहीं आ रहा है तो हम समझेंगे कि संप्रेषण की क्रिया संभव नहीं हुआ। अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो अगर आपसे फिर दूसरा कोई सवाल पूछे कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, संप्रेषण से क्या समझते हो, तो आप जवाब दे दीजिएगा, कहिएगा जब पहला व्यक्ति बोलता है, दूसरा व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से सुनता है, सुनने के बाद उसके मन में विचार आता है, उस विचार के प्रति अपना पृष्ठपोषण देता है। वो पृष्ठपोषण 3 प्रकार का होता है, लिखित, मौखिक, सांकेतिक। अगर तीनों में से किसी भी एक प्रकार से पृष्ठपोषण दे रहा है तो हम समझेंगे कि संप्रेषण की क्रिया संभव हुआ है। अर्थात संप्रेषण वही संभव है जहां पर भाषा है, बिना भाषा का संप्रेषण संभव नहीं। बताइए क्लियर हुआ आप सभी को। तो 2 पॉइंट मैं आपको क्लियर कराना चाह रहा हूँ, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से चीज़ों को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। 2 चीज़ें मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ। एक पहला, भाषा किसे कहते, तो आपने कहा कि मन के विचार को व्यक्त करने का माध्यम भाषा है। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है बोलना। अब उसमें एक नया वर्ड आया क्या, संप्रेषण। तो संप्रेषण क्या, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या, आदान प्रदान करना। जब पहला व्यक्ति बोले, दूसरा व्यक्ति सुने, सुनने के बाद 3 प्रकार में से किसी भी एक प्रकार से फीडबैक दे तो संप्रेषण की क्रिया संभव है, नहीं दे तो संप्रेषण की क्रिया संभव नहीं है। अर्थात संप्रेषण वही संभव है जहाँ भाषा है। अगर भाषा नहीं रहता तो संप्रेषण भी संभव नहीं हो पाता। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया है ना। तो ये हो गया हमारा कौन सा, भाषा का कॉन्सेप्ट, और ये हो गया हमारा कौन सा, संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट। बोलो क्लियर, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हम लोग का टारगेट ये होगा ना कि क्लास में हम चीज़ों को याद करते चलेंगे, घर के भरोसे हमको नहीं रहना है। हमको क्या करना है कि एट ए टाइम चीज़ों को समझते चलना है, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के पास में उतना टाइम नहीं मिलेगा कि फिर इसको जाकर आप घर पर पढ़िएगा, क्योंकि मुझे पता है डेडिकेशन कितना होता है स्टूडेंट में पढ़ाई के प्रति कर रहा है। दूसरा काम में तो बहुत डेडिकेशन होता है, लेकिन पढ़ाई के प्रति आपका कितना डेडिकेशन होता है एक टीचर से अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम आपको होमवर्क दे दें और टास्क दे दें और बोले कि घर से याद करके आइएगा, तो 5% बच्चा भी याद करके नहीं आएगा। और उससे अगर आप पूछिएगा कि क्यों नहीं याद करके आए हो, तो आपसे ज़्यादा काम वो गिनवा देगा कि सर ये था, वो था, फलना था, चिलना था, दिस था, डैट था। तो वो सब एक्सक्यूजेज हम लेना ही नहीं चाहते हैं। हम बोलते भैया पंगा क्यों लेना, उससे अच्छा ये है कि क्लास में ही याद करा दो, है ना, क्योंकि उसको घर पर याद करने की ज़रूरत ही ना। स्वाभाविक सी बात है, ये ऐसा प्रोफेशन है ना, ये ऐसा कोचिंग संस्था जो हम आप चला रहे हैं, इसमें ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें भाई व्यक्ति जो होता है वो मास्टर से ज़्यादा बिजी होता है ना। आपको बता देते, अगर एक शादीशुदा महिला आती है उसके पास में 25 वो काम रहेगा कि सर खाना बनाना है, सुबह में बच्चा को संभालना है, उसको स्कूल भेजना है, पतिदेव को संभालना है, लंच बनाना है, ये करना है, वो करना है। अब इतना काम गिनवा देगी, आप कहिएगा कैसे कि भाई पढ़ लो। अच्छा ठीक है, अब मान लीजिए कोई बच्चा, अगर कोई लड़का है वो शादीशुदा है, उसके पास में 25 काम है कि सर हम दुकान चलाते हैं, तो हम ये काम करते हैं, हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, हम स्कूल पढ़ाते हैं, समय नहीं है हमारे पास, तो उसके पास भी पढ़ने का समय नहीं है। तो ये बात सही है कि पढ़ने का समय नहीं है, तो हम ये करते हैं ना कि क्लास में ही याद कर लेते हैं, उसको दोबारा रटने की फिर ज़रूरत ना हो। 2 कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया, भाषा किसे कहते हैं,
पहला। दूसरा हमने संप्रेषण किसे कहते हैं। इज इट क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आएंगे भाषा के प्रकार के बारे में। ठीक है, अब हम लोग आएंगे किसके बारे में? भाषा के प्रकार। अब देखिए भाषा के प्रकार के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। भाषा के प्रकार, देखिए अगर औपचारिक रूप से हम बात करें फॉर्मली, तो भाषा के दो ही प्रकार है औपचारिक रूप से। पहला हो जाता है हमारा कौन सा? तो पहला हम कहेंगे मौखिक भाषा, ये पहला प्रकार हो गया भाषा का। और दूसरा हमारा प्रकार होगा कौन सा? तो लिखित भाषा। ये औपचारिक रूप से दो ही प्रकार होते हैं, लेकिन एक प्रकार को आपने और पढ़ा होगा और उसका काम भी आता है सीटेट में, जिसको हम लोग कहते हैं कौन सी भाषा? सांकेतिक भाषा। लेकिन ध्यान रखना मेरे लाल, ये सांकेतिक भाषा भाषा का औपचारिक प्रकार नहीं है। औपचारिक रूप से भाषा कितने प्रकार के होते हैं? दो ही प्रकार के होते हैं, लेकिन इन दोनों के साथ साथ में आपको इसको भी समझना होगा। ठीक है बात। अब देखिए हमारे पास में पहला भाषा का प्रकार आया कौन सा? मौखिक भाषा। आपसे पूछा जा रहा है कि भैया ये बताओ मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा के बारे में तो अभी हम आपको बताएं, भाषा क्या है? मन के विचार को व्यक्त करने का माध्यम क्या है? भाषा है। तो ठीक है ना भैया, बोलकर, मौखिक का मतलब क्या? सीधे बोलना, है ना। तो बोलकर अगर अपने मन के विचार को प्रकट कर रहे हैं तो मौखिक भाषा। और यहाँ पे क्या है? लिखित भाषा। तो लिखकर आप अपने विचार को प्रकट कर रहे हैं तो वो कौन सा भाषा? लिखित। इसमें रटने वाली बात ही नहीं भाई। बोलकर अपने विचार को प्रकट करना क्या? मौखिक भाषा। और लिखकर अपने विचार को प्रकट करना क्या? लिखित भाषा। सिंपल हो गया। अब सांकेतिक भाषा, तो संकेत के द्वारा अपने मन के विचार को प्रकट करना क्या? सांकेतिक भाषा। हम लोग तो भाषा के बारे में पहले से समझ रहे हैं ना कि मन के विचार को व्यक्त करने का माध्यम भाषा है। तो सिंपल हो गया ना भैया, अगर लिखकर मन के विचार को प्रकट कर रहे हैं तो लिखित भाषा है। अगर बोलकर मन कर विचार को प्रकट कर रहे हैं तो मौखिक भाषा है। अगर संकेत के द्वारा मन के विचार को प्रकट कर रहे हैं तो सांकेतिक भाषा। सिंपल एकदम। याद करने वाली बात इसमें है क्या? कोई याद करने वाली बात नहीं है। तो लेकिन ध्यान रखना कि भाषा औपचारिक रूप से कितने प्रकार के हैं? दो ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है ना। अब हमको क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है सांकेतिक भाषा से सीटेट में। ठीक है ना। तो पहला बात, इसमें दो तीन पॉइंट आपको ध्यान देना होगा। पहला बात क्या ध्यान देना होगा कि जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा सपोज दैट कि सबसे पहले बच्चों में किस भाषा का विकास होता है? सबसे पहले बालकों में किस भाषा का विकास होता है? क्या जवाब आएगा आपका? सांकेतिक? बिल्कुल गलत, है ना। सबसे पहले बालक में किस भाषा का विकास होता है? किस भाषा का विकास होता है? तो ध्यान रखना मेरे लाल, मौखिक भाषा। तुम खुद सोचो ना, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद कहता है क्या कॉपी कलम कहाँ है, लाओ लिखना है? वो थोड़े कहेगा। सबसे पहले वो क्या करेगा? बोलता है, आ ए वो दिस दैट। सबसे पहले वो क्या करेगा? बोलेगा। तो मन के विचार को प्रकट करने के लिए पहले किसका विकास हो रहा है? उसमें मौखिक भाषा का। लेकिन इसी में थोड़ा सा टर्म अगर चेंज कर दे तो सवाल बदल जाएगा। दूसरा सवाल आपसे पूछ देगा कि बच्चे अपने शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए सबसे पहले किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तब आपका आंसर होगा सांकेतिक भाषा। ठीक है ना। शारीरिक आवश्यकता, अब समझने का प्रयास कीजिएगा। शारीरिक आवश्यकता के लिए सबसे पहले बच्चा किस भाषा का प्रयोग करता है? कौन सी भाषा? सांकेतिक भाषा मेरे लाल, है ना। शारीरिक आवश्यकता। अब यहाँ पर हमारे पास में एक और टर्मिनोलॉजी आ गया सर कि ये शारीरिक आवश्यकता क्या होता है। तो शारीरिक आवश्यकता किसी भी बच्चा का होता है तीन प्रकार का। ठीक है ना। पहला शारीरिक आवश्यकता होता है भूख, दूसरा शारीरिक आवश्यकता होता है प्यास,
और तीसरा शारीरिक आवश्यकता होता है नींद। इन तीनों के बिना व्यक्ति जिंदा रह सकता है क्या? रह सकते हैं क्या? नहीं। भूख, प्यास, नींद एक ऐसा फिजिकल नीड है जो अगर आपको नहीं मिले तो आप पृथ्वी पर सरवाइव अपने आप को नहीं कर पाइएगा। भूखे कितना दिन रह जाइएगा बताइए? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, उससे ज़्यादा रह सकते क्या? एक समय तो ऐसा आएगा कि आपको खाना पड़ेगा। प्यास अगर बिना पानी के आप कितना दिन रह सकते हैं? मुझे लगता है कि भूख तो छोड़िए, सबसे पहले प्यास लगेगा भूख से पहले। तो भाई बिना पानी के भी आप नहीं रह सकते। और नींद, ये हमारा फिजिकल नीड है। अगर आप ठीक से नींद नहीं लेते हैं तो सुचारू रूप से आपका शरीर काम नहीं करेगा। सही है कि नहीं बताइए आप? 2 दिन जगे रह जाइए, तीसरा दिन ऐसे ही नशा में रहिएगा, पता नहीं क्या हो रहा है। जाना होगा चंदमारी ब्रांच पर, चल जाइएगा छतौनी ब्रांच पर, वहाँ जाने के बाद नींद खुलेगा कि अरे भाई ये कहाँ चले आया है ना। तो ये नींद आपका क्या है? शारीरिक आवश्यकता है। तो किसी भी बच्चा में, बालक में शारीरिक आवश्यकता जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो वो होता है हमारा कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। और ये शारीरिक आवश्यकता जो 3 प्रकार का होता है, इन 3 प्रकार का आवश्यकता पूरा करने के लिए सबसे पहले बच्चा किस भाषा का प्रयोग करता है? तो ध्यान रखना मेरे लाल, सांकेतिक भाषा का, है ना। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। किसी बच्चा को अगर भूख लगता है, 7 से 8 महीने का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, अगर उसको भूख लगता है तो बोलता है क्या कि मम्मी खाना लाओ? ऐसा बोलता है क्या? नहीं। संकेत देगा, इंडिकेट करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, अजीब सा व्यवहार करेगा। फाइनली उसकी मम्मी उसके संकेत को समझ जाती है और कहती है अच्छा भूख न लगा है इसको। संकेत दिया ना, तो अपने उस शारीरिक आवश्यकता को कैसे पूरा किया? सांकेतिक भाषा के द्वारा, है ना। अगर उसको प्यास लगेगा तो रोएगा, चिल्लाएगा, अजीब सा व्यवहार करेगा। या फिर आप पानी पी रहे होंगे तो इंडिकेट करेगा, ग्लास की तरफ मुंह करेगा, हाथ से बताएगा। फाइनली आप समझ जाते हैं कि ओहो कहीं प्यास तो नहीं लगा है, और उसके बाद में पानी पिला देते हैं आप उसको। अपने शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति वो कैसे किया भाई? वो किया संकेत के द्वारा। तीसरा हो गया नींद। अगर बच्चा को नींद आ रहा है तो किसी के गोद में वो नहीं रहेगा। रहेगा क्या? नहीं। अजीब सा व्यवहार करने लगेगा, मतलब अनकंफर्टेबल होने लगेगा। फाइनली उसकी मम्मी समझते कितना टाइम हो गया? 3 बज गया, ओ सोने का टाइम हो गया इसका। समझ में आ रहा ना? तो वो संकेत देता है कि भैया हमको सोना है, वो संकेत देता है कि भाई हमको प्यास लगा हो, वो संकेत देता है कि भाई हमको भूख लगा हो। अर्थात मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि बच्चे अपने शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति किस भाषा के द्वारा करते हैं? सांकेतिक भाषा के द्वारा। अर्थात अगर हमारे पास सांकेतिक भाषा अगर नहीं होता तो बच्चे अपने शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते। और ये शारीरिक आवश्यकता होता कितना प्रकार का है? तो 3 प्रकार का हमारा शारीरिक आवश्यकता होता है। तो 2 क्वेश्चन आपसे रखा जा सकता है। पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले बच्चों में किस भाषा का विकास होता है, तो आपका आंसर होगा मौखिक भाषा। दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि बच्चे अपने शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए किस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? सांकेतिक भाषा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये सांकेतिक भाषा शारीरिक आवश्यकता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? भूख, प्यास, नींद। भाषा का कितना प्रकार? औपचारिक रूप से 2 प्रकार। एक हो गया मौखिक और एक हो गया लिखित। बोलकर अपने विचार को प्रकट करना मौखिक भाषा, लिखकर अपने विचार को प्रकट करना लिखित भाषा, संकेत के द्वारा अपने विचार को प्रकट करना सांकेतिक भाषा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया चीज़ें, है ना। तो हमने आपको फिर से एक कॉन्सेप्ट और सिखा दिया कि भाषा का कितना प्रकार है, बच्चे अपने शारीरिक आवश्यकता के लिए किस भाषा का प्रयोग करेंगे, और ये शारीरिक आवश्यकता होते कितने प्रकार के हैं। तो 4 कॉन्सेप्ट को भी हमने क्लियर किया। सबसे पहले हमने आपको सिखाया भाषा किसे कहते हैं,
उसके बाद हमने सिखाया संप्रेषण से आप क्या समझते हैं। उसके बाद हमने सिखाया भाषा का कितना प्रकार होता है। उसके बाद हमने ये बताया कि बच्चे अपने शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति किस भाषा के द्वारा करते हैं और शारीरिक आवश्यकता कितने प्रकार के होते हैं। हमको लगता है यहाँ तक चीज़ें अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग एक और पॉइंट पर आते हैं जिसका नाम होता है लिपि। लिपि का नाम सुने हैं? लिपि अगर नाम नहीं सुने होंगे तो लिखे तो जरूर होंगे परीक्षा में। परीक्षा में जब परीक्षा देने जाते हैं तो कॉपी भरने के समय लिखते हैं लिपि देवनागरी, लिखते हैं ना। लेकिन अभी तक आप समझ पाए क्या कि लिपि क्या है? लिपि हम किसे कहते हैं? लिपि से आप क्या समझते हैं? तो सिंपल समझिए, लिपि के बारे में आपको एक बात पर ध्यान देना होगा। पहला बात ये, लिपि किसे कहते हैं, लिपि क्या है। तो देखिए, जो बात हम बोलते हैं, किसी भी चीज़ को ना बड़े व्यवहारिक ढंग से याद करना है, रटना हमको नहीं। क्योंकि आप जिस प्रोफेशन को आपने चुना है ना, इस प्रोफेशन में और इस पढ़ाई में आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग यानी कि समझ आधारित अधिगम पर आपको ध्यान देना है। आपको सीधे सीधे किसी बात को रटने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि लिपि क्या है। तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति किसी बात को बोलता है तो बोले हुए बात को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए एक विशेष प्रकार के चिन्ह की ज़रूरत होती है और उसी चिन्ह का नाम हम देते हैं क्या? लिपि। अब आपके मन में आप सवाल आ रहा होगा कि सर लिपि नहीं होता तो क्या होता? अरे भाई, लिपि नहीं होता तो हम बोलते, लिपि नहीं होता तो हम सुनते, लेकिन लिपि नहीं होता तो उसको लिख नहीं पाते। समझ में आ रहा है? तो लिखने के लिए, किसी अपने मन के विचार को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए एक विशेष प्रकार के चिन्ह की ज़रूरत होती है। उसी विशेष प्रकार के चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है बात। अब देखिएगा, अब उस भाषा में लिखने के लिए शुद्धता को लाने का काम करता है कौन? तो शुद्धता लाने का काम करता है व्याकरण, लेकिन लिखित रूप में प्रकट करने का काम करता है कौन? लिपि। दोनों में अंतर है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाषा में व्याकरण का क्या रोल है, ग्रामर का, तो आप कहिएगा भाषा को शुद्ध करने के लिए व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है बातें? लेकिन लिपि का क्या काम है? तो मन के विचार को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिस भाषा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उस चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। बात समझ में आया? तो ये हो गया हमारा कौन सा बताइएगा? लिपि। तो यहाँ तक की बातें आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब भाषा के बारे में अगर कोई पूछेगा आपसे कि भाषा किसे कहते हैं, संप्रेषण क्या है, संप्रेषण की क्या समझते हो, भाषा का कितना प्रकार है, सांकेतिक भाषा कहाँ प्रयोग होता है, मौखिक भाषा कहाँ प्रयोग होता है, औपचारिक रूप से भाषा के कितने प्रकार है, लिपि से आप क्या समझते हैं, तो हमको लगता है कि इतना सवाल का जवाब आप आराम से दे सकते हैं। बोलो क्लियर? हम लिखवाए कुछ भी नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि इतना बात आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। ठीक है ना? और हमारे बात का अगर 50% भी चीज़ें अगर आपको सेट हो जा रहा है तो डैट से ना काफ़ी है ना। 100% के चक्कर में मत रहिए, कुछ भी 100% नहीं होता है। समझ रहे हैं? इस पृथ्वी पर कुछ भी 100% नहीं। हम भी अपने आप में 100% नहीं। हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम 100% थोड़े। जो चीज़ आपको पढ़ाना है उस चीज़ों का हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, इसीलिए हम बोल पा रहे हैं। सिंपल फंडा है भाई। 100% कोई व्यक्ति अपने आप में हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? अब रावण जब इतना बड़ा तपस्वी था, वो अपने आप में 100% हुआ ही नहीं, तो फिर आप तो मनुष्य हैं, एक समान तुच्छ प्राणी जो इस पृथ्वी पर जीवन यापन कर रहे हैं, तो क्या आप 100% हो सकते हैं? तो 100% के चक्कर में आपको कभी भी नहीं पड़ना। 100% के चक्कर में पड़िएगा तो तनाव में चले जाइएगा, टेंशन में जाइएगा। जस्ट चिल। आपको पढ़ाई करना है बिल्कुल हल्का होकर, दिमाग को फ्री करके। ये नहीं सोचना कि ओहो भूल गया, गड़बड़ा गया, फिर जाते हैं रटने। नहीं, वैसे नहीं सोचना। आप तर्क कीजिए अपने दिमाग में। व्हाट इज लैंग्वेज?
व्हाट इज देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, कितना प्रकार का भाषा होता है, लिखित क्या है, मौखिक क्या है, सांकेतिक क्या है, शारीरिक आवश्यकता क्या है, संप्रेषण क्या है, कम्युनिकेशन क्या है। डेट्स इनफ, काफ़ी है इतना। ठीक है, बात समझ रहे हैं, है ना। तो इसीलिए ज़्यादा लोड नहीं लेना है, लोड बिल्कुल नहीं लेना है। लोड से फ्री रहिएगा तभी चीज़ें आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, पढ़ाई में तो लोड होना ही नहीं चाहिए, है ना। और आप लोग एक मन में एक आता हो ना कि सर अभी क्लास में पढ़ा दीजिए, क्योंकि हम पढ़ाते पढ़ाते हमको एक्सपीरियंस अनुभव कि बच्चों का क्या क्या सवाल आता है। तो कभी कभी क्या है ना कि बच्चा ये कहता है कि सर आप पढ़ाते हैं क्लास में तब तक तो याद रहता है, घर पर जाते जाते भूल जाते हैं। ये बात सही है भाई। तो घर पर जाते जाते आप भूल जाते हैं, तो आप इस धरती पर एक ही प्राणी नहीं है जो घर पर जाते जाते भूल जाते हैं, सब लोग का वैसे ही होता है। इसीलिए लोड नहीं लेना। बात समझ में आ रहा है ना। आप एक आदमी थोड़े हैं कि घर पर जाते जाते भूल जाते हैं, भूलना स्वाभाविक है भाई, सब भूलता है। तो आप मन में सोच कर देखिए कि वो हम ही थोड़े भूल रहे हैं, सब भूल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। अब तैयारी करने वाले जितने भी लोग हैं, तो टीचर क्लासरूम में जो पढ़ा रहे हैं, अगर वो 100% वो याद कर ले, वो भूले ही ना, तो एक दिन तो समय ऐसा भी आ सकता है कि टीचर को टक्कर दे दे बेटा। समझ में ना। तो भूलना स्वाभाविक है, हम भी भूलते हैं, शिकायत वाली कोई बात नहीं है। तो आप भी तो भूलिएगा ना, भूलना स्वाभाविक है। जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो 100% कभी भी याद नहीं रहेगा। लेकिन ठीक है, 50% तो हम लोग कम से कम, आधा तो कम से कम हम दिमाग लगा ही सकते हैं ना, आधा समझदारी तो हम रख ही सकते हैं ना। तो बस इतना ही पर हमको ध्यान देना है, ज़्यादा हमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। बोले क्लियर। चलो अब हम लोग आते हैं एक मुख्य बिंदु पर, जिस टॉपिक का नाम होगा भाषा अधिगम। जिसका नाम होगा भाषा अधिगम, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज लर्निंग। अब भाषा से आपको अभी हम परिचय करवाए हैं, अभी परिचय करवाए हैं ना जी। अब हमारे पास एक नया वर्ड फिर क्या आया, अधिगम। और इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे। ये सब लोग बीएड डीएलएड कर रहा है, या तो फाइनल हो गया होगा, नहीं तो परसुइंग में होंगे, नहीं तो अपेयरिंग में होंगे। तो बता सकते हैं कोई नया छात्र, व्हाट इज लर्निंग। लर्निंग से आप क्या समझते हैं, अधिगम से आप क्या समझते हैं। बीएड वाले डीएलएड, आप इसमें बहाना भी नहीं कर सकते सर हमारा डीएलएड है, ना सबको पढ़ाया जाता है, सबको पढ़ाया जाता है। अधिगम क्या है, चाहे वो आप बीएड कर रहे हैं चाहे वो डीएलएड कर रहे हैं, पढ़ाया सबको जाता है। बोलिए। हाँ, अस्थायी रूप से किसी ज्ञान को अर्जित कर लेना अधिगम। और कोई एनीबॉडी, कोई भी छात्र बताइए अधिगम क्या है। किसी को नहीं पता है, बोलिए। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ना, ठीक है। और बोलिए भाई, भविष्य के शिक्षक बनने वाले हैं आप लोग, यह नहीं पता है कि सीखना क्या है, तो अनर्थ है। सीखना किसे कहते हैं। जब आप डीएलएड या बीएड के क्लास करने आप जाते होंगे, तो प्रोफेसर महोदय सबसे पहले यही टॉपिक चालू करते हैं कि अधिगम क्या है। ताकि आपके सिलेबस में सबसे पहला जो बिंदु है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही लर्निंग, चाहे वो बीएड हो चाहे वो डीएड हो। और कोई बता सकते हैं। नहीं, शिक्षक के माध्यम से जो भाषा सीखे जाते हैं उसे अधिगम करते हैं। अच्छा, और कोई बता सकता है। चलिए, आप लोग नहीं बताइएगा तो हम ही बता देते हैं। खैर, पप्पू जी ने अच्छा जवाब दिया है। अधि जोर गम, दो शब्दों से मिलकर बना अधिगम, ठीक है ना। तो अधि का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान,
गम का शाब्दिक अर्थ होता है जाना। ठीक है, अधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान, और गम का अर्थ होता है जाना। तो ज्ञान की ओर जाना क्या है? अधिगम है। ज्ञान की ओर जाना क्या है? अधिगम। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको परिभाषित करें अधिगम को, तो आप यह भी कह सकते हैं कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अनुभव के द्वारा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम। परमानेंट चेंजेज होनी चाहिए, तब वो अधिगम कहलाता है। और अधिगम को ही हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में लर्निंग। लर्निंग का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। यानी कि हम आपसे यही पूछ रहे थे कि सीखना क्या है। हम आपसे सवाल क्या कर रहे थे? सीखना क्या है? तो सीखना, अरे भाई, अनुभव के द्वारा व्यवहार में परमानेंट चेंजेज यानी कि अस्थायी परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे? अधिगम के नाम से जानते हैं। अधिगम दो शब्दों से मिलकर बना है, अधि जोड़ गम। अगर आपसे कोई पूछेगा अधिगम क्या है, अधिगम से क्या समझते, कहिएगा अधिगम दो शब्दों से मिलकर बना है, अधि जोड़ गम। अधि मतलब ज्ञान, गम मतलब जाना, अर्थात ज्ञान की ओर जाना अधिगम। दूसरे शब्दों में अनुभव के द्वारा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अब इसमें दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। एक तो सबसे पहला आया कि भाई अनुभव के द्वारा, क्या आया? अनुभव के द्वारा। और दूसरा पॉइंट हमारे सामने क्या? अस्थायी परिवर्तन, परमानेंट चेंजेज, है ना। क्या अस्थायी परिवर्तन अधिगम कहला सकता है? बोलिए। अस्थायी टेम्पोररी चेंजेज अगर किसी व्यक्ति में होता है तो क्या वो लर्निंग कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। परमानेंट चेंजेज होगा तभी वो लर्निंग कहला सकता है ना। और अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करता है तो उसमें चेंजेज आएगा। इसीलिए ना कहते हैं कि परीक्षा का तैयारी नहीं भी है फिर भी बैठो, अनुभव होगा, कहता है ना लोग। और अनुभव होगा तो क्या होगा? आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा। चाहे वो परीक्षा की बात हो, चाहे किसी तरह के एडवेंचर करने की बात हो, एक्सपीरियंस जब आपको हो जाता है तो चीज़ें थोड़ा सा आसान लगने लगता है। जैसे हवाई जहाज़ में अगर आप नहीं बैठे हैं और फर्स्ट टाइम आप हवाई जहाज़ में बैठने जा रहे हैं तो मन में बहुत सारा सवाल होगा, है ना, कि भाई ट्रेन तो सीधे प्लेटफॉर्म पर आती है, उसमें सीधे घुस जाते हैं, B4 सीट आ गया, पकड़ लिए। प्लेन में कैसे जाता होगा भाई? कैसे टिकट चेक होता होगा? कैसे उसमें घुसता होगा? लेकिन एक बार जब आप उसका सफ़र कर लिए तो आपको क्या हो गया? एक्सपीरियंस हो गया। और एक्सपीरियंस हो गया तो जब सेकेंड टाइम आप जाइएगा हवाई जहाज़ में, तो जितना समय आपको हवाई जहाज़ में शिफ्ट करने में पहले टाइम लगा था उससे कम टाइम आपको लगेगा कब? सेकेंड टाइम। और डर हो जाएगा बिल्कुल समाप्त। बात समझ में आ रहा है? काहे हुआ ऐसा? काहे कि आप सीख लिए हैं भैया कि हवाई जहाज़ में कैसे चढ़ा जाता है। काहे कि आप सीख लिए हैं कि हवाई जहाज़ में यात्रा कैसे किया जाता है। तो सेकेंड टाइम तो डर कम लगेगा ना हो। तो उसी तरह से जीवन का कोई भी काम अगर आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, अगर आप उसको कर रहे हो और आपके करने के बाद आपके व्यवहार में, आपके बिहेवियर में चेंजेस आना एकदम स्वाभाविक है, आएगा ही आएगा। एक छोटा बच्चा का उदाहरण हम ले लेते हैं, ठीक है ना। एक मोमबत्ती लीजिए और उस मोमबत्ती को जला दीजिए, ठीक है। मोमबत्ती जलाने के बाद में एक बच्चा जो कि 1 साल का है इसको बड़ी गौर से देख रहा है। किसको? मोमबत्ती को। काहे गौर से देख रहा है? क्योंकि वो पहली बार देखा है मोमबत्ती। इस पृथ्वी पर जब वो आया है ना तब से फर्स्ट टाइम वो देखा है किसको? मोमबत्ती को। तो मन में तो सवाल आ रहा होगा कि क्या है भाई, समझ में आ रहा ना। अब जब मोमबत्ती जला करके यार रख दीजिएगा टेबल पर
तो वो बच्चा बार बार उसको छूने का कोशिश करेगा, पकड़ने का कोशिश करेगा। अब उसको खींच रहा है, अरे मत जाओ जल जाएगा, लेकिन उसको समझदारी नहीं है इस बात का। खींच दिए, साइड में रख दिए, फिर थोड़ी देर बाद जाएगा वो जगह, देखेगा बैठ के कि क्या है, और फिर उसको छूने का प्रयास करेगा। ठीक है, मना कीजिएगा वो मानेगा नहीं। फाइनली वो समय ऐसा आता है कि गौर से देखते 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 वो मोमबत्ती को पकड़ लेता है। अब मोमबत्ती को पकड़ा क्या, ये लौ में उसका हाथ घुस गया ऐसे, और जब घुसा तो हाथ जला। अब हाथ जला तो वहाँ से 9 2 11, बात समझ में आ रहा है। जैसे ही हाथ जलेगा वहाँ से वो क्या करेगा, भागेगा। अब हाथ जल जाने के बाद में वो भागा है, यानी कि वो एक्सपीरियंस कर लिया कि ओ हो इसमें हाथ डालने पर क्या होता है, हाथ जलता है। जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं किया था कि हाथ डालने पर हाथ जलता है, तब तक वो छूने का प्रयत्न और प्रयास कर रहा था। जब पहला दिन उस मोमबत्ती के लो में वो अपना हाथ डाला और हाथ जला, वहाँ से भागा, तो फिर दूसरा का दिन आप मोमबत्ती जलाइए और उसके सामने में अब ला जाकर रख दीजिए, तो ओकरा याद आएगा कि बाप रे बाप कल के वाला है। बात समझ में आ रहा ना। अब उसका हाथ आप जबरदस्ती पकड़िए, अब मोमबत्ती का लौ जल रहा उसमें डालने का प्रयास कीजिए। तो जैसे पकड़ के आप डालिएगा तो वो अपने हाथ को पीछे खींचेगा। वही बच्चा है जो खुद से कल जा कर के हाथ डाल रहा था, आज हाथ डालने पर पीछे खींच रहा है। क्या हुआ, व्यवहार में परिवर्तन, दैट इज लर्निंग। बात समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं। वो क्या हुआ, व्यवहार में परिवर्तन। और व्यवहार में परिवर्तन कैसे हुआ, क्योंकि वो पहले खुद डाल रहा था, अब हम डाल रहे हैं तो वही हटा रहा है। एक मतलब व्यवहार में परिवर्तन आ गया कि नहीं। इसी व्यवहार में परिवर्तन को हम लोग सीखना कहेंगे, काहे कि वो बचवा सीख गया है कि न रे दादा, हाथ डालने पर हाथ जलता है, हमारे साथ ऐसा हुआ था, अब नहीं डालेंगे। तब क्या कर गया, वो सीख गया। और वही सीखना तो लर्निंग है, वही तो अधिगम है। और वो सीखा ऐसा कि वह बात उसके दिमाग में परमानेंट सेट हो गया कि ना ना ऐसा का चीज़ अगर कोई आए तो हाथ नहीं डालेंगे कहियो, क्या कि जल जाता है। एक बार हमको जल गया था, तो एक्सपीरियंस किया, तभी ना वो अपने व्यवहार में परिवर्तन किया है। ऐसा व्यवहार में परिवर्तन किया कि जो कि परमानेंट चेंजेस हो गया। 4 दिन के बाद भी मोमबत्ती ले आकर रख दीजिएगा ना, फिर भी हाथ नहीं डालेगा, वो याद आ जाएगा उसको, एक्सपीरियंस हो जाएगा उसको कि ना ना एक बार डाले थे जल गया था। बात समझ में आ रहा है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अधिगम उसी को कहेंगे। अब इस तरह से कोई भी आप काम लीजिए, जैसे पहली बार जब आप उसको अनुभव करते हैं ना तो बड़ा कठिन होता है, लेकिन जब एक बार एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो आपके व्यवहार में बहुत सारा परिवर्तन आ जाता है। जैसे टीचिंग कराना, आप लोग जब पहली बार बोर्ड पर गए होंगे तो न जाने कितनी समस्याएं आई होंगी आपके पास में। पहली बार जब बोर्ड पर खड़ा होइएगा ना, या हुए होंगे, तो आपके पास में बहुत सारा समस्या होगा, मतलब जीवन का पूरा समस्या याद आने लगा होगा। वहाँ पर नीचे पैर थरथरा रहा है, ऊपर हाथ काँप रहा है, जब चौक पकड़े हैं तो भाई काँप रहा है। उसके बाद लिखना चालू किए, यहाँ से फुल स्टॉप जा रहा है, यहाँ पर पहली बार बोर्ड पर लिखता है बच्चा तो क्या होता है, यहाँ से चालू किया वहाँ पर फुल स्टॉप किया, टेढ़ा लिखा जाता है ना। बोल रहे हैं, कॉन्सेप्ट याद है, लेकिन चाह रहे अपने विचार को व्यक्त करना, कर नहीं पा रहे हैं। और वहीं बेंच पर जाकर बैठे तो फिर याद आ गया, क्या हो गया। इसलिए कि वो चीज़ें आप क्या कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं। लेकिन यकीन कीजिए कि अगर पहला दिन 15 मिनट तक बोर्ड पर खड़ा रहिएगा तो अगले दिन फिर बोर्ड पर पढ़ाने आइए तो कम से कम 10 मिनट तक तो कोई हेजिटेशन नहीं होगा आपको। काहे, आपने एक्सपीरियंस किया, कल पढ़ाकर अनुभव किया, तो आपको थोड़ा सा आत्मविश्वास आ गया होगा। और इसी को हम सीखना कहते हैं मेरे लाल, इसी को हम अधिगम कहते हैं, इसी को हम लर्निंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी हमारे पास में ये था कि सर अस्थाई परिवर्तन होना चाहिए, अस्थाई।
परमानेंट चेंजेज। भाई अस्थायी परिवर्तन को हम अधिगम नहीं कर सकते। अब बताइए, मोमबत्ती में हाथ जला तो अपने व्यवहार में परिवर्तन किया। अब व्यवहार में परिवर्तन तो बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है। मान लीजिए आप मदिरा सेवन कर लिए, मदिरा समझते हैं, दारू पीना, शराब पीना। तो मान लीजिए कि आप शराब पी लिए, तो शराब पीने के बाद भी भाई व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन बहुत आ जाता है, नहीं आता हो? नशा करने के बाद में व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है कि नहीं आता? जिसके पास में 500 रुपया नहीं रहने वाला हो, जो कोई नौकरी नहीं करता हो, कोई एकदम फुल्ली बेरोजगार हो, फ्री में दारू पी लिया, तो हो सकता है कह दे कि पूरा चंदमारी चौक हमरे नशा में है ना, और बोल दे कि भाई मीना बाजार है ना, वो हमारे दादाजी बस आए हुए हैं, सब फ्री में नगर निगम को दे दिए कि भाई लो, है ना। ये भी कह सकता है कि बलुआ टाल वाला ओवर ब्रिज जो है, वो का नीचे जो जमीन है, उस सब हमनिए के था, दान में दे दिए, है ना। कह सकता है कि नहीं, आप बताइए? बोल सकता है। लेकिन कल जब नशा खुलेगा, आप कहिएगा कि तुम तो कह रहा था मीना बाजार हम, ना ना हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं भाई, कहिए नहीं सकते, हम औकात है उतना। लेकिन उसके व्यवहार में भी तो परिवर्तन आया था कल रात को, लेकिन क्या वह अधिगम है? क्या आप उसको अधिगम कहेंगे? क्यों? क्योंकि वह अस्थायी परिवर्तन था, क्योंकि वह टेम्पोररी चेंजेज है, और टेम्पोररी चेंजेस को हम लोग लर्निंग नहीं कह सकते हैं, हम लोग परमानेंट चेंजेस को क्या कहेंगे? लर्निंग कहेंगे। अब बताइए, चीज़ें समझ में आ रहा है? तो अगर आपसे कोई पूछे, मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस करा रहा हूँ, हम कभी भी यह प्रयास नहीं करेंगे कि आपको कोई चीज़ रटने की ज़रूरत हो। इतना एग्जाम्पल आपको दे देंगे आपके सामने में कि चीज़ें अपने आप याद हो जाएगा। अगर आपसे आप कोई पूछेगा तो फिर ये बच्चा और मोमबत्ती वाला उदाहरण तो आपको याद आ ही जाएगा ना, और बच्चा और मोमबत्ती वाला एग्जाम्पल जब याद आ जाएगा तो आप सीधा कहिएगा अनुभव के द्वारा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस के द्वारा जो अपने बिहेवियर में जो परमानेंट चेंजेस ला रहा है, दैट इज लर्निंग, है ना। उसी को सीखना कहेंगे। अधिगम कहिए तब, चाहे सीखना कहिए तब, चाहे लर्निंग कहिए तब, है ना। सियार वही है, कलर अलग है, मतलब तीनों बात क्या है? एक ही है, अधिगम, लर्निंग या फिर सीखना। तो बताइए, समझ में आया अधिगम क्या है? तो अब आपसे कोई पूछे अधिगम क्या है, तो कहिएगा अधिगम दो शब्दों से मिलकर बना है, अधिज और गम। अधि का अर्थ होता है ज्ञान, गम का मतलब जान, अर्थात ज्ञान की ओर जाना ही अधिगम। दूसरे शब्दों में सुनिए, अनुभव के द्वारा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अब इतना परिभाषा जब किसी व्यक्ति के सामने में देखिए दीजिएगा तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाए कि भाई पढ़ा लिखा बंदा लग रहा है कि नहीं है। लेकिन टूटी फूटी भाषा में अगर आप परिभाषा दीजिएगा तो काम चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि आप टीचर ना है, मजाक थोड़े। समाज के आईना बनने वाले हैं आप, हजारों लोग आपके आईना में चेहरा देखेंगे, इसीलिए आईना बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। शिक्षक को समाज का आईना माना जाता है ना, आप लोग भविष्य के शिक्षक हैं। आप एक ऐसा आईना बनने जा रहे हैं जिसमें हजारों लोग अपना चेहरा देखेंगे, और हजारों लोग अपना चेहरा देखेंगे अपने जीवन को संवारने के लिए कि हम कैसा दिख रहे हैं। तो आईना बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, और साफ सुथरा होने का मतलब ये हो गया कि आप किसी भी चीज़ पर कुतर्क नहीं कर सकते। समाज के लोग आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं, आकांक्षाएं रखते हैं कि मास्टर साहब है मतलब अच्छे आदमी होंगे। इंजीनियर साहब का गारंटी नहीं है समाज में, डॉक्टर साहब का गारंटी नहीं है समाज में। समाज के लोग इस नज़रिए से डॉक्टर को, इंजीनियर को, वकील को नहीं देखते कि वकील साहब है मतलब अच्छे आदमी होंगे। ना ना ना, ओकरा दिमाग में वकील है बड़ी 420 होगा। बात समझ में रहा ना। इंजीनियर के बारे में, डॉक्टर के बारे में, वकील के बारे में ऐसा परसेप्शन बना हुआ है कि हाँ वो अच्छे आदमी होंगे। नहीं, वो गलत भी हो सकता है। लेकिन मास्टर के बारे में लोग आकांक्षा जरूर करता है, भले मास्टर खराब हो बात अलग है, लेकिन एक्सपेक्टेशन समाज का जरूर आता है कि मास्टर है तो आदमी तो बढ़िया होगा, पढ़ा लिखा होगा। अब पढ़ा लिखा हालांकि इंजीनियर हो,
लेकिन मास्टर का ओहदा जो है वो समाज में इस प्रकार है कि मास्टर साहब है मतलब वो गलत तो नहीं कहे होंगे, जो कहे होंगे वो सही ही कहे होंगे। तो आप सोचिए आपके ऊपर लोग कितना एक्सपेक्टेशन करता है, आपके ऊपर लोग, समाज के लोग कितनी आकांक्षाएं रखे हुए हैं। इसीलिए आप उस आकांक्षा पर खड़े होने के लिए आप अपने नेचर को, अपने आईना को बिल्कुल साफ सुथरा रखेंगे। कुतर्क नहीं करना है आपको। कुतर्क का मतलब समझते हैं? किसी बात पर थेथराई करना आपको शोभा नहीं देगा, क्योंकि आप शिक्षक हैं। आप किसी भी बात, किसी भी मुद्दा पर आप तर्क के साथ में जवाब दीजिए, लॉजिकल। किसी बात को बोलिए भी तो लॉजिकल, क्योंकि आप टीचर हैं, है ना। यहां तक कि समाज के लोग आपके पहनावा ओढ़ावा से भी जज करते हैं। अगर मास्टर जो है स्टाइलिश बाल बनाकर चला जाए, इसे वाला, ये वाला, है ना, और उसके बाद में स्टाइलिश कपड़ा पहनकर चला जाए, फटा हुआ जीन्स, फटा हुआ शर्ट, मतलब फटा हुआ नहीं करे, स्टाइल वाला जो होता है ना, वो वाला जीन्स और वो वाला शर्ट पहनकर चला जाएगा, इतना मोटा मोटा चैन पहन ले एकदम, हाँ, तो समाज के लोग क्या करते हैं? दमाज कहाँ से मास्टर लग रहा है, कहेगा ना भाई, आपके पहनावे से जज कर लेगा वो, कहाँ से मास्टर लग रहा है, बताइए, इसका डिजाइन देखिए, समझ रहे ना। एक्सपेक्टेशन है उसका कि मास्टर है मतलब ठीक होगा आदमी। आप उस तरह के कपड़ा समाज में भी नहीं पहन सकते हैं अगर आप मास्टर बन गए तो, क्योंकि लोग आपको उस ओहदा से देखते हैं कि अच्छे आदमी, और अच्छे किसी के व्यक्तित्व का पहचान उसके पहनावा और हवा से भी जज किया जाता है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। लेकिन वही एक्टर है, एक्ट्रेस है, वे लोग अगर उस तरह के कपड़ा को पहनते हैं तो कोई कहता है कि कहाँ से हीरो लग रहा है? भाई कहेगा हीरो है, कुछ भी पहन सकता है कि नहीं है। लेकिन मास्टर अगर पहने तो कहेगा कोई लोग मास्टर है भाई, कुछ भी पहन सकता है। ना, कहाँ से मास्टर लग रहा है बताओ इसका, समझ है ना। यहाँ तक कि अगर आप टीचर हैं तो आप ध्यान रखिएगा, समाज के लोग ये भी पसंद नहीं करते हैं कि हाँ आप बुलेट गाड़ी लेकर घूमिए। सही बात बता रहे हैं आपको, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ना मास्टर का मतलब सिंप्लिसिटी उसमें होना चाहिए, सिंप्लिसिटी उसमें होना चाहिए, और सिंप्लिसिटी इसमें दिख नहीं रहा। और सिंप्लिसिटी का पहचान लोग बहुत तरीके से करता है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि मास्टर बुलेट नहीं चला सकता है, लेकिन हम समाज का एक वक्तव्य आपके सामने रख रहे हैं। समाज के लोग यह चाहते हैं कि सिंप्लिसिटी टीचर में कूट कूट कर भरा होना चाहिए, क्योंकि आपको देखकर बहुत लोग सीखते हैं। वकील को देख करके बहुत लोग नहीं सीखेंगे, समाज में उसका कोई ना नहीं, इंजीनियर को, डॉक्टर को, ये सब नहीं, लेकिन टीचर को देखकर बहुत लोग सीखते हैं। नहीं होता है कि टीचर के बारे में लोग कहता है कि हमको फलाने सर जैसा बनना है, इसका मतलब आपको बहुत लोग आइडियल मानते हैं, आदर्श मानते हैं, इसीलिए आपका ओहदा जो है वो समाज में बहुत बड़ा है। तो बड़ा जिम्मेदारी वाला पोस्ट है ये। अगर आप समझ लिए कि आपको टीचर बनना है तो जिम्मेदारी से भरा पद है, इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए आपको काम करना, ठीक है। तो चलिए अब आप अधिगम समझ गए ना, अधिगम हम किसे कहते हैं इसको आप समझ गए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हम लोग बात करेंगे भाषा अधिगम के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? भाषा अधिगम, लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है ना। अब हम लोग पूरा भाषा अधिगम के बारे में जब बात करते हैं तो याद रखिएगा, और एक शब्द और हमारे पास में आता है भाषा अर्जन। इसको बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाषा अर्जन। अब देखिए आपको तो सबसे पहले समझना होगा व्हाट इज लैंग्वेज लर्निंग एंड व्हाट इज लैंग्वेज एक्विजिशन एंड व्हाट डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। दोनों के पहले शब्द के अर्थ को समझना होगा, उसके बाद में शब्द के अर्थ को समझने के साथ साथ में यह भी समझना होगा कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, सामान्य अंतर क्या है, ठीक है ना। तो भाषा अधिगम के बारे में समझ लीजिएगा क्या कहता है, ठीक है ना।
और भाषा अर्जन के बारे में समझिएगा। देखिए 0 से 5 साल की अवस्था के दौरान कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो 0 से 5 साल की अवस्था, कितना साल की अवस्था, 0 से 5 साल की अवस्था के दौरान कोई बच्चा अपने समाज में रहता है और सबका समाज अलग अलग होता है। आप लोग बताइए यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं किसी का समाज एक दूसरे से मैच नहीं करता होगा, सही है कि नहीं? सबका समाज अलग अलग है। कोई गांव के रहने वाले होंगे, कोई शहर के रहने वाले हैं, कोई झुग्गी झोपड़ी के बगल के रहने वाले लोग होंगे, है कि नहीं? किसी का घर रोड पर होगा, उसके घर के अगल बगल के लोग कुछ और होंगे, किसी के घर के अगल बगल का लोग, मतलब आपका समाज अलग हुआ, उनका समाज अलग हुआ, उनका समाज अलग होगा, सबका समाज अलग अलग। समाज किसके ऊपर डिपेंड करता है? वहाँ के रहने वाले लोग के ऊपर डिपेंड करता है। अब कोई जरूरी थोड़े ना कि एक ही टाइप का लोग सबके समाज में हो, नहीं भाई, अलग अलग टाइप का लोग हो सकता है। तो मान लीजिए कि आपका समाज, उनका समाज, उनका समाज, उनका समाज, सबका समाज अलग अलग, लेकिन आप उसी समाज में पैदा भी हुए हैं। अब जिस समाज में आप पैदा हुए हैं उस समाज में 0 से 5 साल तक के जीवन का यापन जो आप उस समाज में अपने आप को कर रहे हैं, और 0 से 5 साल के दौरान वह समाज जो आपको भाषा सिखा नहीं रहा, उसी समाज से आप भाषा को अपने आप सीख रहे हैं। डैट इज लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि भाषा अर्जन। परिभाषा देना होगा तो कैसे दीजिएगा? कहिएगा 0 से 5 साल की अवस्था के दौरान बालक जिस समाज में रहता है उस समाज से भाषा को अपने आप सीखना ही भाषा अर्जन कहलाता है। फिर से आपको समझा, जिस समाज में आपका जन्म हुआ है उसी समाज में रहकर अपने आप भाषा का सीखना 0 से 5 साल के दौरान क्या कहलाएगा? भाषा अर्जन कहलाएगा। अब भाषा अर्जन सब में अलग अलग टाइप से हो सकता है, क्या कि सबका समाज एक जैसा नहीं। अब कोई शहरी परिवेश में जन्म लिया है तो वहाँ का सामाजिक परिवेश तो अलग होगा ना, वहाँ पढ़े लिखे लोग होंगे अगल बगल में, हो सकता है, 100% तो नहीं कर सकते हैं, शहर में भी अनपढ़ लोग होता है, तो वहाँ पर अगल बगल में अगर लोग पढ़े लिखे होंगे तो उसी के अनुसार उसके भाषा का विकास होगा। गांव में जिस बच्चा का जन्म हुआ है अगर वहाँ पर अशिक्षित लोग हैं तो उसी परिवेश के अनुसार उस भाषा का, उस बच्चों के भाषा का विकास होगा। अर्थात आपके समाज में अंतर आया तो क्या आपके भाषा के विकास में अंतर नहीं आया? आया ना? हो बोलिए ना, आया ना? क्योंकि जैसा समाज होगा उसी तरह का आप में भाषा का विकास होगा। तो ठीक है ना, 0 से 5 साल की अवस्था के दौरान जिस समाज में आप जन्म लिए हैं उस समाज के द्वारा अपने आप भाषा का सीखना क्या कहलाता है? भाषा अर्जन कहलाता है। अर्थात समाज के ऊपर डिपेंड करता है आपका भाषा का सीखना। एक बच्चा गांव में जन्म लिया है, दूसरा बच्चा शहर में जन्म लिया है, दोनों के सामाजिक परिवेश में खूब अंतर होता है। अंतर होता है कि नहीं? वहां पर देहाती और बिहारी भाषा चल रहा है गांव वाला में, शहर वाला में क्या चल रहा है? हिंदी भाषा का यूज हो रहा है। सामाजिक परिवेश में तो इतना अंतर होता है कि शहर के बच्चा को अगर मम्मी जगाने जाती है तो कहती है गुड मॉर्निंग बेटा, जग जाओ, सुबह हो गया, स्कूल नहीं जाना क्या? क्या नाश्ता बना दूँ? सैंडविच बना दूँ, आलू पराठा बना दूँ, है ना? कहते हैं ना बच्चा से। गाँव में लेके रे हे अभी ले सुतले बा, पकड़ता ले आओ डंटा, 7 बज गए अभी ना उठलक, समझ ना? नींद में भी 2-4 घंटा उसको लग सकता है। मम्मी वहाँ पर ऐसे जाकर पूछती है कि बेटा सैंडविच बना दे, फलना बना दे, आलू पराठा बना दे, जल्दी जो स्कूल 7 बज गए। बात समझ में आ रहा है ना? दोनों के सामाजिक परिवेश में क्या हो गया? अंतर। अब बच्चा उसी के अनुसार वहाँ पर ढल जाएगा वो, और शहर वाला बच्चा इसी के अनुसार ढल जाएगा। अब वो अपने जीवन में शुरू से कष्ट को देख रहा है कि उसकी मम्मी पूछी ही नहीं कि क्या बना दे,
वो पूछता है कि कुछ खाना है तो हाँ मार भात है खा के जाओ जल्दी, दाल भात है जल्दी खा कर जाओ। गांव में, शहर में क्या है कि फरमाइशी के ऊपर खाना बन जाता है कि नहीं नहीं मम्मी आज सैंडविच खाना है मुझे, है ना, आज टोस्ट बना दो, आज दलिया बना दो। ये तो भाई उसके अनुसार में लंच पैक होता है उसका। फ्रूट ब्रेक, आजकल तो स्कूल में फ्रूट ब्रेक अलग हो गया है, लंच ब्रेक अलग हो गया है। पेरेंट्स को यह मैसेज भेजा जाता है कि अपने बच्चों को फ्रूट ब्रेक में फ्रूट भेजिए और लंच ब्रेक में लंच भेजिए। लेकिन आपके हमारे समय में लंच ब्रेक फ्रूट ब्रेक कुछ होता था, सीधे खाना होता था ना जी। हमारा सामाजिक परिवेश वैसा था। आज का सामाजिक परिवेश बदल गया है, सिस्टम बदल रहा है। अब सिस्टम बदल रहा है तो अब उसी के अनुसार बच्चा ढल जाएगा। अब जो बच्चा से रोज रोज यह पूछ करके बनाया जाता हो खाना कि बेटा आज क्या खाओगे लंच में, है ना, क्या लंच लेकर जाओगे, तो आज सैंडविच बना दो, आज आलू पराठा बना दो, वो कईयों कष्टकारी जीवन को नहीं झेल सकता। अगर वो बाहर जाता भी है पढ़ने, उसको अच्छा नहीं लगेगा चावल दाल चोखा। लेकिन गौवा वाला जो लड़का है तो टाइम से कहियो न मिलल है, तो वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को समायोजित कर सकता है, जनरल बोगी में यात्रा कर सकता है। लेकिन एक से होगा, सैंडविच वाला से नहीं होगा। काहे? इसलिए कि शुरू से वो उसी परिवेश में एडजस्ट हो गया। और गांव वाला शुरू से उसी परिवेश में, गांव वाला बच्चे जो क्या होता है अभाव में जीवन यापन करते हैं। लेकिन शहर के बच्चा जो है अभाव में जीवन यापन करता है? नहीं करता है। तो जो व्यक्ति शुरू से अभाव में जीवन यापन नहीं किया, 25 साल के बाद अभाव में जीवन यापन कर लेगा? नहीं करेगा। लेकिन वो कहियो कर सकता है, क्या कि शुरू से उसी परिवेश में वह रहा है, उसी परिवेश में पला है, उसी परिवेश में बढ़ा है। तो स्वाभाविक सी बात है ना कि वह उस परिवेश में जीवन यापन कर सकता है। हम आपको अपना कहानी बताते हैं। हम भी जब सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे तो कभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि ठीक से नाश्ता करके नहीं जाते थे। गांव में पढ़ते थे, खाना बन रहा है तो आधा अधूरा खाना बना हुआ मॉर्निंग स्कूल में, आधा जैसे चावल केवल बन गया, दाल अभी बन रहा, उसमें से रख के खा के चल दिए। मॉर्निंग स्कूल में ऐसा ही होता था। लेकिन आज की डेट में शहर में ऐसा या 5 बजे से अगर बच्चा का स्कूल है तो मम्मी 4 बजे जग जाती और उसका लंच बनाकर पैक करती है, उसको खिलाती है कि बेटा थोड़ा सा और खा लो, थोड़ा सा और खा लो। हम यहाँ तो खाना है तो खा लो, तो जाओ। समझ रहे ना? तो क्या था, वैसा सामाजिक परिवेश था। और यहाँ का सामाजिक, अब आप ही बताइए ना कि एक जगह पर भोजपुरी भाषाओं का प्रयोग किया जाता होगा और एक जगह पर हिंदी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, एक जगह अशिक्षित आदमी, एक जगह शिक्षित आदमी, दोनों के सामाजिक परिवेश में अंतर होगा। और सामाजिक परिवेश में अंतर होगा मतलब ये कन्फर्म है कि भाषा सीखने का भी आपको अंतर दिखाई देगा, लैंग्वेज लर्निंग का भी आपको अंतर दिखाई देगा, क्योंकि सामाजिक परिवेश जैसा मिलेगा उसी तरह का भाषा विकास होगा। क्योंकि आपको एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि भाषा जो है वह सामाजिक विषय वस्तु है। समाज से ही सबसे पहले बच्चा भाषा को सीखता है, बाद में नहीं स्कूल कॉलेज में जाता है वो, लेकिन पहले कहाँ भाषा को सीखता है? समाज में सीखता है। तो जैसा समाज मिलेगा उसी तरह के भाषा को वो सीखेगा। और जैसा समाज मिलना 0 से 5 साल में उसी तरह के भाषा को सीखना भाषा अर्जन कहलाता है। बोलिए, समझ में आया? बात समझ में आया? रटना नहीं है, रटना नहीं है, समझना है चीज़ों। बचवा 0 से 5 साल के अवस्था के दौरान जिस समाज में रहकर जिस भाषा को अपने आप सीख रहा है वो क्या है? भाषा अर्जन। ठीक है। अब ठीक इसके जस्ट अपोजिट कौन होगा? भाषा अधिगम। अब भाषा अधिगम का जो उम्र काल हो जाएगा वो होगा 5 साल के, क्या बताइएगा, बाद। क्योंकि 0 से 5 साल की अवस्था तो वो भाषा अर्जन में जीवन यापन कर चुका है। अब 5 साल के बाद में उसका कहाँ एडमिशन होगा? विद्यालय में, स्कूल में। अब वह बच्चा पहले रहता था सामाजिक परिवेश में, अब उसके जीवन का आधा समय गुजरेगा कहाँ? विद्यालयी परिवेश में।
तो परिवेश कब अंतर हो गया? पहले रहता था केवल सामाजिक परिवेश में, अब वो किस परिवेश में चला गया? विद्यालयी परिवेश में। अब विद्यालयी परिवेश में जाएगा तो आपके घर और समाज के वातावरण और विद्यालय के वातावरण दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा? तो ऑटोमेटिक उस बच्चा में अब चेंजेस आना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो 5 साल के बाद जिस विद्यालयी परिवेश में जाकर बच्चा को भाषा सिखाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे भाषा अधिगम। ध्यान रखना मेरे लाल, यहाँ पर बच्चा अपने आप भाषा को सीख रहा है। किस में? अर्जन में। लेकिन अधिगम में बच्चा को भाषा सिखाया जा रहा है। अंतर है दोनों में, क्योंकि यहाँ पर इसका उम्र काल कितना था? 0 से 5 साल की अवस्था के दौरान था, लेकिन यहाँ पर इसका उम्र काल कितना हो गया? 5 साल के बाद। अर्थात विद्यालयी परिवेश में इसको भाषा सिखाया जाएगा और यहाँ पर यह खुद सीख रहा था। तो अगर आपसे यह सवाल किया जाए कि भाषा अधिगम क्या है, तो आप यह कहिएगा ना कि 5 साल के बाद विद्यालयी परिवेश में जाकर बच्चों को भाषा सिखाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा अधिगम, अर्थात लैंग्वेज लर्निंग। फॉर्मली, औपचारिक रूप से भाषा सिखाना। तो ध्यान रखिएगा, औपचारिक रूप से जो भाषा सिखाना होता है, औपचारिक रूप से जो भाषा सिखाना होता है वो होता है हमारा भाषा अधिगम में। लेकिन अनौपचारिक रूप से भाषा सिखाना किस में होगा? भाषा अर्जन में। अब औपचारिक में और अनौपचारिक में अंतर समझते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल लर्निंग एंड इनफॉर्मल लर्निंग? बताइए, एनीबॉडी बताइए, औपचारिक और अनौपचारिक में क्या अंतर है? समझाइए हमको भाई। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेल डन। ठीक है ना। चलिए देखिए, यही बात मैं आपको बता रहा था कि कॉलेज में अगर बच्चा ठीक से पढ़ ले तो सीटेट का कोचिंग पढ़ने का उसको ज़रूरत ही नहीं। सही बता रहे हैं आपको। अगर सही से पूरा क्लास कर लेना, कॉलेज का जो प्रोफेसर का जो क्लास होता है और उसको ढंग से कर ले बच्चा, तो सही में कोचिंग का ज़रूरत नहीं। जो बीएड डीएलएड में आपको पढ़ना है 2 साल में ना, वही चीज़ हम भी आपको पढ़ाएंगे। अंतर एक है, वहाँ आप पढ़े नहीं तो हमको पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें गलती केवल एक आदमी का है नहीं। अब ऐसा नहीं है कि भाई आप केवल पढ़ने नहीं जाते और वो पढ़ाते नहीं हैं। भाई सवाल ये है कि बच्चा पढ़ने भी नहीं जाता है। लोग यह भी आज के डेट में सोच रहे हैं कि नाम लिखवा दिए, डिग्री हासिल हो जाना चाहिए, है ना। तो आपको इन बातों पर क्या करना होगा? गौर करना होगा कि जो सिलेबस आपका बीएड डीएलएड में है वही चीज़ हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि उसको डेडिकेशन के साथ में यहाँ पर पढ़ाते हैं, है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या है, 2 मुद्दा पर चर्चा कर रहे थे। एक है हमारा कौन सा? औपचारिक, और एक है हमारा कौन सा? अनौपचारिक। इसको बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन या फॉर्मल लर्निंग का, ये औपचारिक शिक्षा समझा देते हैं। यहाँ पर सीखना जुड़ा हो चाहे शिक्षा जुड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉन्सेप्ट तो केवल आपको इसका समझना है, ठीक है ना। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक, इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है ना। फॉर्मल एजुकेशन में क्या होगा मेरे लाल कि यहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन में समय फिक्स रहेगा, दिन फिक्स रहेगा, स्थान फिक्स रहेगा, पढ़ाने या सिखाने वाला फिक्स रहेगा, पढ़ने वाला फिक्स रहेगा, बोले ना हो। और एक निश्चित 4 दीवारी के अंदर में, एक बाउंड्री शेप के अंतर्गत में जो शिक्षा बच्चों को दिया जाएगा, डैट इज फॉर्मल एजुकेशन, है ना। और इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या होगा कि ना यहाँ पर समय फिक्स रहेगा,
न यहाँ पर स्थान फिक्स रहेगा, न यहाँ पर दिन फिक्स रहेगा, न यहाँ पर पढ़ने वाला फिक्स रहेगा, न यहाँ पर पढ़ाने वाला फिक्स रहेगा। मतलब जहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं हो, कहीं से किसी को किसी के द्वारा शिक्षा हासिल हो रहा, दैट इज इनफॉर्मल। तो आप बताइए ना भैया, समाज में रहकर बच्चा जब भाषा को सीख रहा है तो समाज में फिक्स थोड़े है कि 7 से 8 बजे के बीच में पापा पापा कहना सिखाएंगे। फिक्स है? पापा टाइम देखते हैं क्या कि अच्छा 7 बज गया, पापा सीखने का टाइम है, बैठो बोलो पापा। ऐसा होता है क्या? उनको जब मन किया तब सिखाना चालू कर देते हैं। दादाजी का टाइम फिक्स है क्या कि 8 से 9 के बीच में दादा कहना सीखेगा? दादा वाला दिमाग अगर 8 से 9 के बीच में खुलता है, तो दादा के गोद में जब पोता जाएगा तब वो कहने लगते हैं कि बोलो बेटा दादा। समझ में आ रहा है? मतलब कोई भी कभी भी न समय फिक्स है न स्थान फिक्स है क्या? छत पर चढ़ के ही दादा सीखेगा और जमीन पर बैठ के पापा सीखेगा। स्थान फिक्स है? नहीं। न दिन फिक्स है, सोमवार रविवार बुधवार जब मन हो तब सिखा दीजिए, है ना। पढ़ने वाला पढ़ाने वाला कोई भी फिक्स नहीं होता, मतलब इसमें कोई बाउंड्री नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनौपचारिक। तो आप ही बताइए ना, 0 से 5 साल की अवस्था के दौरान बच्चा कहाँ रह रहा था? समाज में। तो समाज में तो कोई भी कभी भी सिखा देगा। तो अनौपचारिक रूप से सीखना क्या हो गया? भाषा अर्जन। लेकिन वहीं जब विद्यालय परिवेश में जाएगा तो सब फिक्स हो जाएगा। फिक्स हो जाएगा ना, स्थान फिक्स, समय फिक्स हो जाएगा कि भाई क्लास जो है वो 9 बजे से लेकर 4 बजे तक चलता है। स्थान फिक्स हो गया। उसके बाद दिन भी फिक्स हो जाएगा कि सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, है ना, शुक्रवार शनिवार आदि दिन क्लास चलेगा, संडे को बंद रहेगा। दिन फिक्स है। यहाँ तक कि सिखाने वाला का घंटी भी फिक्स हो जाएगा कि कौन सर कितने बजे आकर क्लास लेंगे, किस विषय का, सब कुछ फिक्स है ना। स्थान फिक्स रहेगा। अब स्कूल ऐसा थोड़े है कि आज चंदमारी में है कल छतौनी में चला जाएगा उठकर। स्थान फिक्स रहेगा कि स्कूल हमारा कहाँ पर है, वहीं पर हमको रोज रोज जाना है। एक निश्चित 4 दीवारी के अंतर्गत में सारा काम होगा, है ना। पढ़ाने वाला फिक्स होगा, पढ़ने वाला फिक्स होगा। पढ़ाने वाला को पता होगा कि कितना बच्चा हमारे पास पढ़ने आने वाला है, और पढ़ने वाला को फिक्स होगा कि आज हमें कौन से सर पढ़ाने वाले हैं। डेट इज फॉर्मल। इस वे को हम लोग क्या बोलेंगे मेरे लाल? फॉर्मल एजुकेशन। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि औपचारिक शिक्षा क्या है, तो आप कहिएगा जहाँ पर स्थान समय दिन पढ़ने वाला पढ़ने वाला, अर्थात एक निश्चित 4 दीवारी के अंदर में जो शिक्षा बच्चों को प्रदान किया जाता है उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं, है ना। उसके बाद जहाँ पर दिन निर्धारित है, हाँ, और जहाँ पर दिन स्थान समय पढ़ने वाला पढ़ाने वाला फिक्स नहीं हो, यानी कि बिना 4 दीवारी के अंतर्गत में जो शिक्षा कहीं से किसी को दिया जाता है वो हमारा कौन सा है? अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है बात। विद्यालय में जो आप शिक्षा ले रहे हो वो कौन सा शिक्षा? औपचारिक। लेकिन समाज में जो दादाजी पिताजी चाचा जी दादी जी मम्मी जी के द्वारा जो शिक्षा मिलता है वो कौन शिक्षा? अनौपचारिक। वो अनौपचारिक है क्या कि उसका समय फिक्स नहीं है, स्थान फिक्स नहीं, दिन फिक्स नहीं है। तो 0 से 5 साल की अवस्था के दौरान ना बच्चा समाज में रहता है तो अनौपचारिक रूप से सीखेगा अर्जन में, औपचारिक रूप से सीखेगा अधिगम। बोलिए समझ में आया? हर चीज़ का लॉजिक होता है, रटना कुछ भी नहीं है। हम चाहते थे एक लाइन ये भी कह सकते थे कि याद कर लीजिए, भाषा अर्जन में अनौपचारिक रूप से सीखना और भाषा अधिगम में औपचारिक रूप से सीखना। भाई का है कैसे? ऐसे, क्योंकि भाषा अधिगम विद्यालय परिवेश है और भाषा अर्जन सामाजिक परिवेश है। ठीक है ना। अब जैसे एक और एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब देखिए, अब जैसे कोचिंग संस्था में आप पढ़ने आ रहे हैं तो समय फिक्स है ना भाई, दिन फिक्स है, स्थान फिक्स है, टीचर फिक्स है, रोज रूटीन डाला जाता है। जैसे कल शाम को रूटीन डाला है कि फलाने ब्रांच में फलाने सर पढ़ाएंगे, डाला गया ना। क्या हुआ? फिक्स हो गया। क्या ऐसे होगा तो होगा। लेकिन सपोज दैट कि आप 10 बजे रात को मैथ बना रहे थे और मैथ बनाने के क्रम में आप साधारण ब्याज का फॉर्मूला भूल गए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप भूल गए,
आपको याद नहीं आ रहा है कि भाई साधारण ब्याज बराबर क्या होगा। अच्छा, मोहित से फ़ोन कर लेते हैं। मोहित आपका एक खास दोस्त है। मोहित को आपने उसी समय फ़ोन, हाँ हेलो मोहित, सो गया क्या? अरे नहीं सो नहीं, खाना खा रहा है। अरे एक चीज़ भूल गए थे यार। क्या? साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? तो मोहित बोला कितना टाइम हो रहा है? तो 8-9 बज रहा है। अरे 9 से 10 में तो हम अलजेब्रा वाला दिमाग खुल रहा है अभी तो 9 से 10 के बीच में अलजेब्रा वाला खुला हुआ। सुबह 5 बजे खुलता है साधारण ब्याज वाला, 5 बजे फ़ोन करना। अगर मोहित का जवाब ऐसा होता तो मोहित उसको देता औपचारिक शिक्षा, लेकिन मोहित का जवाब ऐसा है क्या? नहीं। अरे सिंपल इंटरेस्ट लिखो, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। तो मोहित के द्वारा जो उसके दोस्त को शिक्षा दिया, वो भी शिक्षा ही दिया गया, लेकिन वो कैसा? अनौपचारिक। भारत देश में रोड के दाहिने साइड में हमको हमेशा चलना चाहिए कि बाएं साइड में? बताइए आप लोग। हैं? बाएं साइड में चलना चाहिए। अब बाएं साइड में चलना चाहिए, आप चल रहे थे दाहिने साइड, मतलब रॉन्ग साइड में आप चल रहे थे। अब रॉन्ग साइड में चल रहे थे, कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपके सामने से आ रहा है कि बेटा गलत कर रहे हो, रॉन्ग साइड चल रहे हो, हमेशा बाएं साइड से चलना चाहिए, इसीलिए बाएं साइड में चले जाओ। आपको पता नहीं था, वो व्यक्ति शिक्षा दे दिया, बुजुर्ग व्यक्ति, क्या? कि हमेशा रोड पर हमें बाएं साइड से चलना चाहिए। तो शिक्षा दिया, लेकिन कौन वाला? औपचारिक या अनौपचारिक? अनौपचारिक का है, क्या कि फिक्स नहीं था। अब ऐसा तो रहे कि फ़ोन किए थे कि दादाजी आइए चौराहा पर मिलेंगे, फिर सिखाइएगा आप हमको कि किधर से चलना चाहिए। ऐसे तो रहता है कि 9:09 पर दोनों वही टकराएंगे और टकराने के बाद में हमको वो सिखाएंगे और सीखने के बाद कल से हम ये समझ जाएंगे। ऐसा तो फिक्स नहीं था, अचानक से ये सब हुआ। दट इज इनफॉर्मल। लेकिन जहाँ पर सब कुछ फिक्स हो, क्या? फॉर्मल। हमको लगता है बातें समझ में आ गया हो। हम इतना उदाहरण दे देंगे ना आपको कि चीज़ें अपने आप सेट होगा। नहीं कैसे याद होगा भाई? सवाल ही नहीं, नहीं याद होने का सवाल नहीं, याद हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ हो गया फॉर्मल और इनफॉर्मल। एक और इसका दोस्त है जिसका नाम है, जो आप लोग को नहीं है पढ़ना लेकिन बता देते हैं, निरौपचारिक। एक और होता है निरौपचारिक। निरौपचारिक शिक्षा क्या होता है? अब एगो तो बाउंड्री में बंद है बेचारा, एगो के बाउंड्री ये पूरा फूटल है, मतलब ये कि उसमें बाउंड्री है ही नहीं। और एगो ऐसा है कि जिसका कहीं कहीं बाउंड्री है और कहीं कहीं बाउंड्री टूट गया। समझ रहे? देखिए ये कौन है? निरौपचारिक। बाउंड्री कहीं कहीं है और कहीं कहीं टूटा हुआ है। तो टूटल है उसमें घुसा हुआ अनौपचारिक, और जहाँ बाउंड्री है उसमें घुसा हुआ औपचारिक, मतलब दोनों का समायोजन रूप क्या होगा? निरौपचारिक। जैसे आपने डिस्टेंस एजुकेशन का नाम सुना होगा, सुने? दूरस्थ शिक्षा का। डिस्टेंस आप लोग पीजी बीए वगैरह करते हैं ना, इग्नू का नाम सुने होंगे। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, एनओयू नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, सुने हैं ना? तो वो सब निरौपचारिक शिक्षा देता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आप एडमिशन कराने गए, तो वो आपको एडमिशन ले लिया, बोला किताब उताब दे दिया, बोला कि ठीक है जाइए जुलाई में एग्ज़ाम होगा। अब जुलाई में एग्ज़ाम होगा वो कह दिया, तो घर पर आकर के आप उस सिलेबस को पढ़ने के लिए वो टाइम टेबल बताया है क्या? चाहे वो कहा है क्या कि हाँ फलना जगह क्लास चलेगा, वो कहता है कि इसमें क्लास व्लास नहीं चलता है, आपको सेल्फ स्टडी करना है, आकर परीक्षा देना है। डिस्टेंस एजुकेशन ऐसा ही ना होता है। तो उस समय तो वो हो गया अनौपचारिक कि भाई अपने से तुमको पढ़ना है, आप जॉब पढ़ो, तुम जॉब टाइम मिले। ऐसा ही थोड़े बोलता है कि 12 से 3 के बीच में पढ़ना तभी समझ में आएगा। वो व्यक्ति बोलता है क्या? नहीं, वो बोलता है सीधे पढ़ते रहिए। तो उस समय क्या हो गया? अनौपचारिक। लेकिन जब जुलाई में परीक्षा होता है तो उसका शेड्यूल फिक्स कर देता है कि फलाने जगह पर परीक्षा होगी, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक परीक्षा होगी, परीक्षा के पूर्व आधा घंटा पहले एंट्री ले लेना है। तो अब तो सब फिक्स हो गया भाई, बात समझ में है ना? अब तो सब फिक्स हो गया। तो जब फिक्स हो गया तब वो कौन हो गया? औपचारिक हो गया। तो दोनों के मिलन रूप कौन है? निरौपचारिक। कहीं बाउंड्री टूटा है, कहीं बाउंड्री है। बाउंड्री है वाला बात मतलब फिक्स कर देता है कभी, और कभी कहता है अपने जाकर पढ़ो। तो दोनों का मिला हुआ क्या? निरौपचारिक। तो इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बताएगा? निरौपचारिक शिक्षा। बोले क्लियर हुआ? समझ में आया चीज़ें, है ना? ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए, आप टीचर बनने जा रहे हो, हर एक एक चीज़ का ज्ञान आपको होना चाहिए। फैक्ट्स का ज्ञान तो खूब होना चाहिए आपको, अच्छा से होना चाहिए। फैक्ट्स का ज्ञान जब तक आपको नहीं रहेगा ना, तो आप चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व। अब मेरा उद्देश्य ही,
मैं जब भी आपको क्लास लूँगा ना तो मैं एक एक पॉइंट पर डिस्कस करूँगा, एक एक पॉइंट को डील करूँगा, आपको समझाऊँगा कि ये क्या है ना। अगर ये चीज़ें आप समझ जाएंगे ना तो परीक्षा आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हमको ये आप लोगों को कहने का कोई ज़रूरत नहीं कि हमने ये किया वो किया फलना किया चिलना के, नहीं, आप लोग आए होंगे तो किसी न किसी माध्यम से आए होंगे, कोई आपको कहा होगा, बताया होगा कि हाँ फलाना जगह पढ़ने जाओ, तब आप लोग आए पढ़ने। तो इस चीज़ को डील करने का कोई मतलब नहीं है। बस आप यह समझिए कि टीचर के पास आप जब भी पढ़ने आइए तो सबसे पहला ये देखिए कि उस टीचर में ट्रांसफ़र स्किल है कि नहीं, यानी कि वह जितना जानता है उस चीज़ को क्या वह हमें आसानी से समझा पा रहा है। अगर समझा पा रहा है तो बेस्ट टीचर है। समझ में ना, डिग्री से उम्र से कोई मतलब नहीं होता है। ये सब परसेप्शन है, मिथ है हमारे दुनिया में। आपको सिर्फ यह समझना है कि उनके बातें जो है वो हमको आसानी से समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब गुड टीचर है ना, और हमको लगता है कि हमारा बात आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भाषा के बारे में, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा भाषा के प्रकार के बारे में, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा संप्रेषण के बारे में, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा भाषा अधिगम के बारे में, उसके बाद भाषा अर्जन। अब एक बार रिवाइज करते हैं 5 मिनट में, ठीक है। चलिए सबसे पहला सवाल हम आपको सिखाएं भाषा के बारे में। तो भाषा के बारे में परिभाषा हमने क्या बताया, भाषा भाष धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। हमने बताया उसी में कि भाषा संप्रेषण का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव और भावनाओं को एक दूसरे के सामने में व्यक्त या अभिव्यक्त करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। फिर उसमें एक नया वर्ड आया क्या, संप्रेषण। संप्रेषण मीन्स कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब आदान प्रदान करना, अर्थात जब कोई व्यक्ति बोलता है दूसरा व्यक्ति उसके विचार को सुनता है, सुनने के बाद 3 प्रकार में से किसी भी एक प्रकार से फीडबैक देता है तो संप्रेषण की क्रिया संभव हुआ है। वो 3 प्रकार का फीडबैक क्या है, लिखित, मौखिक, सांकेतिक। अगर किसी भी एक प्रकार से पृष्ठपोषण मिल रहा है तो संप्रेषण की क्रिया को हम सार्थक मानेंगे, है ना। क्या बिना भाषा का संप्रेषण हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। उसके बाद हमने पढ़ा भाषा का प्रकार, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। बोलकर अपने विचार को प्रकट करना मौखिक भाषा, लिखकर अपने विचारों करना लिखित भाषा, और संकेत के द्वारा अपने विचार को प्रकट करना सांकेतिक भाषा। ठीक है बात। सबसे पहले बच्चों में किस भाषा का विकास होगा, मौखिक भाषा का। बच्चे अपने शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति किस भाषा के द्वारा करेंगे, सांकेतिक भाषा के द्वारा। शारीरिक आवश्यकता कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, भूख, प्यास, नींद। ठीक है बात। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अधिगम। अधिगम क्या है, तो अधिगम के बारे में मैंने बताया लर्निंग। लर्निंग मतलब सीखना, अनुभव के द्वारा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। अधिगम 2 शब्दों से मिलकर बना है, अधि जोड़ गम। अधि मतलब ज्ञान, गम मतलब जाना, अर्थात ज्ञान की ओर जाना क्या है, अधिगम। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा भाषा अधिगम, भाषा अर्जन। तो भाषा अर्जन में हमने ये बताया कि 0 से 5 साल की अवस्था के दौरान बच्चा जिस समाज में रहता है उसी समाज में रहकर जिस भाषा को अपने आप सीखता है उसे हम भाषा अर्जन कहेंगे। और 5 साल के बाद विद्यालय परिवेश में जाकर बच्चों को भाषा जो सिखाया जाता है उसे हम भाषा अधिगम कहेंगे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा औपचारिक क्या, अनौपचारिक क्या, निरौपचारिक क्या। यहाँ पर समय, स्थान, दिन, समय, पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला सब कुछ फिक्स हो, एक निश्चित 4 दीवारी के अंतर्गत जो शिक्षा दिया जाता है वो औपचारिक शिक्षा है। जहाँ पर न समय, न स्थान, न दिन, न पढ़ाने वाला, न पढ़ने वाला फिक्स हो, मतलब कोई बाउंड्री नहीं हो, वहाँ पर किसी के द्वारा शिक्षा दिया तो अनौपचारिक है। और निरौपचारिक जहाँ पर कुछ फिक्स भी हो और कुछ फिक्स नहीं भी हो। बोले क्लियर। तो आज की क्लास में हमने जितना पढ़ाया था वो सब रिवाइज कर दिया आपको। फिर रिवीजन हमेशा चलता रहेगा, जो भी आप पढ़ाएंगे, जैसे आज पढ़ा दी हम, फिर कल के क्लास में आएंगे तो फिर इसको 5 मिनट रिवाइज करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे और फिर लास्ट में कल जो पढ़ाए हैं, आज जो पढ़ाए फिर उसको 5 मिनट में रिवाइज करेंगे। इतना ज़्यादा रिवाइज करा देंगे कि आपको चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएगा कि क्या। आज अगर कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो इतना तो जरूर समझ, कितना हूँ गरीब होंगे पढ़ने में, फिर भी इतना समझ में आ गया होगा कि अधिगम क्या है, फिर भी इतना समझ में आ गया होगा कि भाषा क्या है, फिर भी इतना समझ में आ गया होगा कि संप्रेषण क्या
है ना। 5% भी बातें अगर आपको समझ में आया है तो ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बाकी के लिए हम लोग हैं ना, ठीक है, इसीलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको अगले क्लास में। 1 मिनट रुक जाइए।